एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य जब आरंभ करता है तो वह अपनी समस्या, परिकल्पना, वेरिएबल्स, इन सब को यह निश्चित करता है कि समस्या क्या होगी, परिकल्पना क्या होगी, किस प्रकार के वेरिएबल्स के रिलेशन को हमें स्टडी करना है। तो एक रिसर्च वर्क जो है, हमने आपसे कहा था कि रिसर्च डिज़ाइन बताने से पहले हम आपको प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, इन सब के बारे में बताएंगे। तो इसके पहले के टॉपिक में हमने आपको प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक अनुसंधान की समस्या क्या हो सकती है, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, परिकल्पना क्या हो सकती है, कैसे बनती है, तो प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बारे में हमने आपको पहले बताया था। आज हम आपको वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं कि एक प्रयोग या एक रिसर्च जो अध्ययन करता है उसमें यह वेरिएबल क्या हैं, कैसे इनको नियंत्रित किया जाता है, कैसे इनका अध्ययन किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जब अध्ययनकर्ता किसी समस्या का अध्ययन करता है तो अध्ययनकर्ता की समस्या का प्रत्येक अंग जो होता है, यानी उसने अपने जो प्रॉब्लम डिसाइड की है उसका जो हर अंग, हर हिस्सा जो है उसके लिए एक वेरिएबल होता है और अध्ययनकर्ता इसके बारे में अध्ययन करता है, यानी ऐसे अंग, ऐसे हिस्से जिनको कि अध्ययन के दौरान मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वेरिएबल कहलाते हैं। इस संबंध में हम आपको पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको हम केवल उदाहरण या ऐसे नहीं बता सकते हैं। इसकी कुछ निश्चित डेफिनेशन है जिनको कि मानकर उन्हीं के आधार पर ही हम आपको वेरिएबल के बारे में बता सकते हैं। ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और attribute that can take on a number of values। ये पोस्टमैन और ईगन ने बताया है कि जो चर है वह लक्षण या गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। एडवर्ड 1971 ने कहा है कि चर से तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु या चीज से है जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और वह इस प्रकार की हो कि इसको निरीक्षण के विभिन्न वर्गों में, यानी जो हमारे ऑब्जर्वेशन की क्लासिफिकेशन हमने किया है उसको किसी एक वर्ग में हम क्लासिफाई कर सके। गैरेट ने इस बारे में कहा है कि चर जो है, वेरिएबल जो है, वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह जो परिवर्तन होता है किसी माप या आयाम पर होता है। डिएमेटो 1970 ने कहा है कि चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है। What is meant by term variables, namely any measurable attribute of objects, things or being। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं वह यह कहती हैं कि चर किसी घटना, वस्तु, प्राणी का ऐसा मापन योग्य गुण या लक्षण है जिसकी मात्रा में, देखिए वेरिएबल, चर, परिवर्त्य, इसका हालांकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप टेक्निकल उसमें समझिए, लेकिन मैं आपको
एक बात कह रही हूँ कि चर यानी चलने वाला, परिवर्त यानी परिवर्तित होने वाला। अब आप इसके अर्थ को समझिए कि ऐसा मापन योग्य गुण या लक्षण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह परिवर्त्य कहा जाता है। और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है, माने इसको हम किसी तरह से मेजर भी कर सकते हैं, किसी डायमेंशन पर शो कर सकते हैं। और यह मात्रा या मूल्य का ये जो भी इसमें चेंजिंग हो रही है उसका हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अध्ययनकर्ता जो होता है वो अपनी समस्या के प्रत्येक अंग का अध्ययन करता है, और यह प्रत्येक अंग जो है समस्या की, यह चर के ही रूप में होते हैं। जो अध्ययन होते हैं उसमें विशेष रूप से ये देखा गया है कि जो चर होते हैं उनका प्रयोग वृहद स्तर पर होता है, और ऐसे लक्षण जिनको कि हम माप नहीं सकते हैं अध्ययन के दौरान, डिएमेटो ने कहा है कि ऐसे लक्षण जिनका कि मात्रात्मक मापन संभव या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट संभव नहीं है, उनको हम चर नहीं कह सकते। कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिनको कि हम क्वांटिटेटिव रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको क्वालिटेटिव रूप में हम मेज़र कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि हम मात्रात्मक रूप में कहें, गुणात्मक रूप में इनको डिफाइन किया जा सकता है, जैसे थकान है, प्रकाश है, शोरगुल है, अभ्यास है, बुद्धि लब्धि है, तो इनको भी हम चर के अंतर्गत रखते हैं। अब हम आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बता रहे हैं। जन्म से ही जो प्राणी है वह वातावरणीय प्रभाव के कारण या शरीर की जो आंतरिक दशा है, देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए जो भी अध्ययन होंगे वह लिविंग बीइंग पर होंगे, प्राणी पर होंगे। तो इस प्राणी की जो क्रियाएं हैं वह शरीर की आंतरिक दशा के कारण या पर्यावरण के कारण मैक्सिमम होती हैं। तो ऐसी दशा में जो कि जीव जो है आंतरिक दशा के कारण या बाहरी के कारण कुछ न कुछ क्रिया करता है, और यह जो क्रिया होती है किसी न किसी उत्तेजना के कारण होती है। तो इस उत्तेजना के कारण जो क्रिया घटित होती है वह व्यवहार कहलाती है या प्रतिक्रिया चर कहलाती है। जैसे कि तेजी से आंधी आने पर, धूल उड़ने पर आप अपनी आँखों को जो बंद करते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तेजना का कार्य कर रही है वह वातावरणीय चर है, धूल है, लेकिन क्रिया जो है वह आप कर रहे हैं, क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेने की। तो यह जो प्रतिक्रिया है यह व्यवहार भी है और यह रिस्पॉन्स वेरिएबल भी है। तो इस तरह से SV और RV यानी स्टिमुलस वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, एक तरह से दो मुख्य प्रकार हम कह सकते हैं, और इसको भी अनेक प्रकार के कारक या चर जो हैं प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। तो यह जो तीसरा प्रकार है इसे ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल कहते हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं जो मैंने बताया? आप इसी आधार पर पूरे साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। SR और O, SOR, स्टिमुलस वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, इसी SOR थ्योरी
को, जिसको कि पहले वॉटसन ने SR दिया था और बाद में SOR के नाम से जाना गया। और जब भी हम व्यवहार का अध्ययन, किसी प्रायोगिक समस्या का अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हाइपोथेसिस या प्रॉब्लम के अध्ययन करने के लिए इन प्रकार के यानी SOR स्टिमुलस वेरिएबल, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल तीनों चरों का अध्ययन करते हैं। अब इन तीनों प्रकार के चरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो कोई भी अध्ययन होता है उसमें जिस प्रकार से चर का उपयोग होता है वह वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है। हम आपको जो मुख्य प्रकार बता रहे हैं वह सबसे पहले IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या है? टाउनसेंड ने कहा है स्वतंत्र चर ऐसा फैक्टर है, ऐसा कारक है जिसे एक अध्ययनकर्ता निरीक्षण की घटनाओं में या तथ्यों के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए प्रहसन यानी मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करता है यानी घटाना, बढ़ाना, हेर फेर करना, यानी उसमें परिवर्तन करता है। अब बड़ी सीधी सी बात है कि इसको मैनिपुलेट कौन कर लेता है? अध्ययन करता। यानी नियंत्रण किसका हुआ इस पर? अध्ययनकर्ता का। तो ऐसा कारक या चर जिसे अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के दौरान घटाता है, बढ़ाता है, उपस्थित करता है, अनुपस्थित करता है, यह स्वतंत्र चर कहलाती है। एडवर्ड ने क्या कहा है? एडवर्ड ने बताया है कि वह चर जिस पर अध्ययनकर्ता का नियंत्रण होता है, जैसा मैंने अभी कहा, स्वतंत्र चर कहलाता है। द वेरिएबल ओवर विच द इन्वेस्टिगेटर हैज़ कंट्रोल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक अध्ययनकर्ता जिन चरों पर अपना नियंत्रण रखता है वह स्वतंत्र चर कहलाते हैं। डिएमेटो ने भी ये कहा है कि सामान्यतः स्वतंत्र चर ऐसा कोई भी चर है जिसे प्रयोगकर्ता डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में चयन के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से घटाता या बढ़ाता रहता है, और ऐसा वह इस उद्देश्य से करता है कि व्यवहार संबंधी जो वह माप कर रहा है उस पर इस स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन कर सके। तो जितनी भी परिभाषाएं आपको हमने बताई यह बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की थी, और इन परिभाषाओं के आधार पर आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर वह कोई भी चर है जिस पर कि अध्ययनकर्ता का पूरा नियंत्रण होता है और जिसे अध्ययनकर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से या चयन के द्वारा घटाता बढ़ाता है, और यह घटाने बढ़ाने की क्रिया वह निरुद्देश्य नहीं करता है, वह किसी उद्देश्य से करता है जिससे कि व्यवहार के मापन पर वह इसके प्रभाव का अध्ययन कर सके। जैसे कि यदि कोई अध्ययनकर्ता किसी सब्जेक्ट के, किसी प्रयोज्य के रिएक्शन टाइम पर लाइट के इफेक्ट को, प्रकाश के प्रभाव को अध्ययन करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? अब आप सोचेंगे प्रकाश का कर रहा है तो इस पे अध्ययन करता। अरे आजकल प्रकाश की मात्रा जो है आपके हाथ में है, आप इसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, तीव्र कर सकते हो, कम कर सकते हो, और
हम आपको बता रहे थे कि जब हाथोर्न अध्ययन किया गया था, एक बार हाथोर्न अध्ययन के बारे में आपको बता रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर प्रकाश की मात्राओं में परिवर्तन करके यहाँ तक कि मून लाइट एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कार्य निष्पादन पर रोशनी के प्रभाव का अध्ययन। ये इस प्रयोग का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रकाश के अध्ययन के साथ ही मुझे हाथोर्न अध्ययन की याद आ गई, और 12 वर्षों तक चलने वाला यह प्रयोग एक तरह से क्रांतिकारी स्थान रखता है, इसलिए मुझे उसकी ध्यान आ गई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें रोशनी की मात्रा को घटाते घटाते यहाँ तक लाया गया था कि मूनलाइट एक्सपेरिमेंट, और यह देखने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से एक कार्य निष्पादन पर रोशनी की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। खैर, फिलहाल इस समय हमको हाथोर्न अध्ययन नहीं बताना है, लेकिन लाइट के एक्सपेरिमेंट से मुझे यह याद आ गया था। तो एक अध्ययनकर्ता जो है, अपने अध्ययन पर जिस चर को प्रयुक्त कर रहा है उसको वह घटाकर, बढ़ाकर, परिवर्तित कर कर विभिन्न दशाओं में उसका प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। तो इस तरह से ऐसा चर जिसे कि अध्ययन करता, जिसके प्रभाव का अध्ययन कर रहा है और जिसको कि वह अपने अनुसार परिवर्तित कर ले रहा है, ऐसा चर, ऐसा वेरिएबल जो है IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर कहलाता है। जो अध्ययन करता होता है उसे ये तो पता होता है कि इसको तेज किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, कितने समय तक रखा जा सकता है, लेकिन यह नहीं पता होता है कि इसका कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अरे रोशनी कम होगी तो काम कम होगा। तो मैंने अभी जस्ट पहले आपको एक हाथोर्न अध्ययन का नाम लिया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जो हाथोर्न अध्ययन किया गया था उसमें ये देखा गया कि कर्मचारियों में मून लाइट जो रोशनी थी उसमें भी कार्य निष्पादन में कमी नहीं आई थी, क्योंकि अन्य सारे फैक्टर्स, अन्य चर उस समय भी प्रभावित कर रहे थे। तो क्रिया का परिणाम क्या होगा, यानी विभिन्न अध्ययनकर्ता, आप ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है, और वह परिवर्तन की ज्ञान उसे होता है कि कितना घटा दें, कितना बढ़ा दें, कितना परिवर्तित कर दें, लेकिन वह यह देखना चाहता है कि इस स्वतंत्र चर की परिवर्तन से अनुक्रिया चर किस रूप में प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के दौरान स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन करके उसका व्यवहार पर प्रभाव देखना चाहता है। अब हम आपको बता रहे हैं DV डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। यह DV क्या है, यह परतंत्र चर क्या है? टाउनसेंड ने कहा है कि आश्रित चर वह है, परतंत्र चर वह है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा IV स्वतंत्र चर के प्रदर्शित होने पर प्रदर्शित होता है, कम करने पर या परिवर्तन करने पर परिवर्तित होता है, और हटाने पर अदृश्य हो जाता है। यानी इसे आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। A dependent variable is that factor which appears, disappears or varies as the experimenter introduces, removes or varies the
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस प्रकार से डिमेटो ने भी कहा है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें कोई भी व्यवहार संबंधी कारक जिसका कि अध्ययन किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, वह आश्रित चर कहलाता है। आश्रित चर ऐसा व्यवहार संबंधी कारक है जिसका कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में मापन किया गया है और वह ऐसा है जो कि स्वतंत्र चर के साथ प्रदर्शित होता है, हटाने पर हट जाता है और परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि रिएक्शन टाइम के प्रयोग में प्रकाश को अगर हमने स्वतंत्र चर के रूप में लिया है तो आश्रित चर जो है वह प्रतिक्रिया काल है। अगर किसी भी प्रयोग में प्रयोगकर्ता जिस व्यवहार संबंधी चर का मापन करता है वही आश्रित चर होता है। मनोविज्ञान के प्रयोग में इन चरों के मापन के लिए अध्ययन किए जाते हैं और प्रयोगकर्ता जो है, अध्ययनकर्ता जो है, इनके गुण, तीव्रता और प्रकृति के ज्ञान को जो भी उसे अध्ययन करता है वह एक्स एक्सिस पर इन चरों को प्रदर्शित करता है। यानी क्योंकि जो वाई एक्सिस है वह तो अध्ययनकर्ता ने निर्धारित की है और एक्स एक्सिस जो है इसके परिणाम स्वरूप वाई एक्सिस घटित हो रही है, तो उस पर आश्रित चर को प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक जो हैं बहुत से मनोवैज्ञानिक जो हैं डीवी और आरवी आश्रित चर और प्रतिक्रिया चर में अंतर नहीं कर पाते हैं। माने जो भी घटित हो रहा है उसे वह प्रतिक्रिया या परिणाम संबंधी कारक मानते हैं और यह जो प्रतिक्रिया चर है, परतंत्र चर है, इसका मापन विभिन्न प्रकार के उपकरणों, यंत्रों, परीक्षणों आदि के द्वारा किया जाता है और जहाँ तक संभव होता है एक अध्ययनकर्ता इनके मापन के लिए मात्रात्मक विधियों का ही उपयोग करता है। मात्रात्मक विधियों का उपयोग न करने, जब एकदम लगता है कि मात्रात्मक विधियों का उपयोग संभव नहीं है, तभी गुणात्मक मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको मध्यवर्ती चर के बारे में बता रहे हैं जिसे कि आरवी या रिलेवेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। यह ऐसा चर होता है जो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर यानी आईवी और डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों को ही प्रभावित करता है और इस चर को जब तक नियंत्रित करके अध्ययन नहीं किया जाता है तब तक जो प्रयोग का परिणाम है वह शुद्ध परिणाम प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इसलिए एक अध्ययनकर्ता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह जो अध्ययन के लिए समस्या चुना है जो उसने, उससे संबंधित मध्यवर्ती चरों को भी पहचान करे और इन चरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास उसे करना पड़ता है। अब हम आपको जैविक चर, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल के बारे में बता रहे हैं। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, मैकगुइगन ने कहा है कि जैविक चर से तात्पर्य जीव से संबंधित
माने फिजिकल, भौतिक और दैहिक विशेषताएं, जैसे सेक्स, आँख का रंग, ऊंचाई, वजन, शारीरिक गठन, और ये तो हुई दैहिक विशेषताएं। और जैविक चर से तात्पर्य ऐसी चीज़ें जैसे बुद्धि, शैक्षिक स्तर, चिंता, स्नायु विकृति आदि। यानी इस तरह से उसकी विशेषताओं प्राणी संबंधी जो विशेषताएं हैं, उसके रंग, रूप, ढांचे इससे संबंधित, और उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं। तो इनका जो अध्ययन होता है यह ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल कहलाता है। व्यवसाय, सामाजिक क्रियाएं और जो विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं, व्यक्ति की आदतें हैं, वह सब, यानी जो व्यक्ति के व्यवहारों पर प्रभाव डालने वाली क्रियाएं हैं, साइकोलॉजिकली जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, उन सब से संबंधित क्रियाओं को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और इन सब को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से बताया जा सकता है। डिएमेटो ने यह कहा है, कोई भी चर जिसे मात्रा की दृष्टि से क्रम में या मापा जा सकता है वह मात्रात्मक चर कहलाता है। यानी ऐसे जो चर होते हैं इनमें किसी भी वस्तु, उद्दीपक, गुण आदि के आधार पर उनसे संबंधित लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कि उनकी मुख्य विशेषता होती है, और उनके आधार पर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे आयु, बुद्धि, प्रयोगात्मक कार्यों को सीखने का प्रयास आदि। और इस तरह के जो मात्रात्मक चर हैं इनको निरंतर मात्रात्मक चर और खंडित मात्रात्मक चर के रूप में, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल और डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के रूप में भी बताया जा सकता है। जो गुणात्मक चर हैं, क्वालिटेटिव हैं, ऐसे चर जिनको कि गुणात्मक चर कहते हैं, जो मात्रा की दृष्टि से क्रम में नहीं किए जा सकते या मापे नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के चर में आते हैं जैसे प्रजाति, धर्म, व्यवसाय आदि। तो वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं उसमें और प्रयोग में गुणात्मक चर की अपेक्षा मात्रात्मक चरों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम आपको आगे चरों के नियंत्रण के बारे में बताएंगे, कंट्रोल्स ऑफ वेरिएबल्स। एक प्रयोग परिस्थिति में जो चर होते हैं वह आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए यह जो चर होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं और इनको नियंत्रित करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रयोगकर्ता होता है वह स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। किंतु ऐसी स्थिति में यदि प्रयोगकर्ता द्वारा जो चर दिया जा रहा है, वेरिएबल दिया जा रहा है, इसके अलावा अन्य कारक या फैक्टर भी आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, तो प्रयोगकर्ता द्वारा किया जाने वाला अध्ययन शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण जो है उसका परिणाम अशुद्ध प्रकार का हो जाता है। तो यदि प्रयोगकर्ता जो है अपने अध्ययन में इस प्रकार के जो परिणाम हैं उसको, माने अशुद्ध परिणाम, उसको नियंत्रित करना चाहता है, तो निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए उसे चरों पर नियंत्रण करना होता है। प्रयोगकर्ता अपने परिणाम को प्रभावित करने वाले इन चरों पर
यदि नियंत्रण नहीं कर पाता है तो जो उसने फंक्शनल रिलेशन या स्वतंत्र और आश्रित चर में जो कार्यात्मक संबंध का अध्ययन किया है उसे न तो हम विश्वसनीय कह सकते हैं न वैध कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जिस चर के प्रभाव को लेकर अध्ययन किया था वह केवल उस चर का प्रभाव नहीं है बल्कि उस पर अन्य प्रकार की फैक्टर्स का भी प्रभाव है। तो टाउनसेंड ने भी ये कहा है कि किसी घटना को उसके वातावरण से विनियमित करके शुद्ध दशाओं में जो उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है या परिस्थिति पर नियंत्रण करने के प्रयोग किया जाता है, इसे ही प्रयोग का नियंत्रण कहते हैं। द अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस a phenomenon in a pure condition by regulating its environment is called controlling the situation or controlling the experiment। तो ऐसी स्थिति जो कि प्रयोग पर चरों का ध्यान रखकर नियंत्रित करके की जाती है, चरों के नियंत्रण में जो है वह उसकी जो आवश्यकता है वह क्या है। सबसे पहली बात जो है, जब प्रयोग की दशा में नियंत्रण किया जाता है तो नियंत्रण के द्वारा जो स्वतंत्र और आश्रित चर हैं इसके बीच का ही अध्ययन एक अध्ययनकर्ता इन्हीं के मध्य कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। उसका उद्देश्य यही होता है और उसका जो उतना ही बेहतर परिणाम उसे मिलेगा जितना कि वह शुद्ध अध्ययन कर सके। तो इनका अगर वह शुद्ध अध्ययन करना चाह रहा है तो निश्चित रूप से उसे चरों पर नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किए गए व्यवहार के आधार पर प्रिडिक्शन करना उपयुक्त होता है। जब हमें एग्जैक्ट कार्य कारण संबंध पता होगा तभी हम किसी व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी या पूर्व कथन कर सकते हैं। और आपको पता है कि विज्ञान में प्रिडिक्शन की क्षमता होती है, भविष्यवाणी की क्षमता होती है। यहाँ भविष्यवाणी का मतलब हाथ की रेखाएं मस्तक की रेखाओं से हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ भविष्यवाणी का मतलब है कि कार्य कारण संबंध को डिफाइन करना कि ऐसी होगा तो ऐसा ही घटित होगा। तो यह तभी संभव है प्रिडिक्शन करना जबकि नियंत्रित दशा में कोई अध्ययन किया जाए। अनियंत्रित दशा में किए गए अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ जो नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चर के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं तो जब परिस्थितियां कंट्रोल होती हैं तो जो परिणाम होते हैं वह शुद्ध और वैज्ञानिक होना उनका एक तरह से संभव होता है। और जब चरों पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो प्राप्त परिणाम भी न तो शुद्ध होगा और न ही वैज्ञानिक प्रकार का होगा। जब अध्ययनकर्ता किसी प्रयोग में अध्ययन में जो है नियंत्रित परिस्थितियां जब ज्ञात कर लेता है तो उसे पता होता है कि वह कहीं भी किसी भी समय ऐसी परिस्थितियां वह दोबारा डेवलप करके अपने परिणाम की वैलिडिटी को प्रदर्शित कर सकता है। यानी जब परिस्थितियों पर नियंत्रण होगा तो उस प्रकार के परीक्षण की जो वैधता है वह उच्च होगी। क्यों? क्योंकि दोबारा भी वैसी ही परिस्थिति वह डेवलप कर सकता है।
लेकिन जब चर का नियंत्रण ही नहीं होगा तो वह कह ही नहीं सकता है कि किस प्रकार के फैक्टर्स ने कहाँ और कितना प्रभाव डाला है। तो यदि अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन की वैधता को प्रमाणित करना है, और वैधता आप जान जाइए कि जब जब विश्वसनीयता और वैधता किसी भी अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो जो विश्वसनीयता होती है वह क्या होती है कि जब किसी अध्ययन समान परिस्थिति में बार बार दोहराया जाए, ध्यान रखिएगा, समान परिस्थिति में, और प्राप्त होने वाले परिणाम भी लगभग समान मिलते हैं, तो वह विश्वसनीयता होती है। और जिस उद्देश्य से एक अध्ययनकर्ता किसी परीक्षण या प्रयोग को करता है, वह अध्ययन या परीक्षण प्रयोग जो है जितना ज़्यादा उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी जो विश्वसनीयता होती है वह प्राप्त परिणामों के संदर्भ में होती है, और जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वह उद्देश्य के संबंध में होती है। तो कोई भी अध्ययनकर्ता का जो उद्देश्य है वह उसे ज्ञात होगा, तभी वह अध्ययन कर सकता है, और यह उद्देश्य तब अज्ञात हो जाएगा जबकि उसे अपने संबंधित जो चर जो वो प्रयुक्त कर रहा है उस संबंधित चरों के बारे में उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह उसको सत्यापित नहीं कर सकता है। जब नियंत्रित दशा में किए गए प्रयोग परिणाम जो होते हैं उनको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, और इसे करना कोई मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है, क्योंकि हमें सभी कारक ज्ञात होते हैं। जब नियंत्रित दशा में प्रयोगकर्ता को यह पता होता है, क्योंकि नियंत्रित दशा में अध्ययनकर्ता यह जानता है कि कब, क्या और कैसे मापन करना है, तो वह इसका अध्ययन आसानी से कर लेता है। किंतु जब उसे इसका ज्ञान नहीं होता है, तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन जो होता है वह वैज्ञानिक नहीं होता है। इसलिए नियंत्रित दशा में किया गया अध्ययन उसके लिए ज्ञान का होता है, वह पूर्ण कर सकता है, कभी भी रिपीट कर सकता है, और उसके लिए यह कार्य कोई मुश्किल नहीं होता है। अध्ययन करते समय एक अध्ययनकर्ता के सामने यह समस्या होती है कि ऐसे कौन से चर हैं जिनको कि नियंत्रित किया जाए, किसका नियंत्रण करना है, और कौन से ऐसे चर हैं जो कि प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन करता है उसे बहुत आवश्यक है, जैसे कि हमने आपको प्रॉब्लम के समय बताया, हाइपोथेसिस के समय बताया, कि बिना ज्ञान के, बिना साहित्य के हम कोई भी क्रिया या स्टेप नहीं कर सकते। उसी तरह से किस वेरिएबल के बारे में क्या करना है, किस प्रकार का अध्ययन करना है, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक अध्ययनकर्ता उस दिशा में, उस क्षेत्र में जो भी क्रिया, अध्ययन, शोध कार्य हो चुके हैं उनका वह व्यापक अध्ययन करे। इस संबंध में जो जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, और जो भी उससे संबंधित लिटरेचर है उसका वह गहन अध्ययन करेगा, तो उसे ज्ञात होगा कि प्रयोग के दौरान ऐसे कौन कौन से कारक या चर हैं जो कि प्रयोग की क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, और जिससे कि एक प्रयोग परिणाम जो है वह दूषित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो अध्ययन करता है वह संबंधित जो भी साहित्य है
वह और साथ ही साथ इस बारे में जो भी अध्ययन या प्रयोग किए जा चुके हैं उनको वह गहन अध्ययन करे और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, रिसर्चर, साथ ही साथ एक्सपर्ट। देखिए, रिसर्चर भी जो अध्ययन कर रहे हैं वह बहुत तरह के कारकों का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उनसे प्रेजेंट जो क्या कंडीशन है, क्या टर्म है, क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, इन सब का व्यापक ज्ञान मिलता है और एक एक्सपर्ट इस बारे में बहुत अच्छी सलाह दे सकता है। इस प्रकार से एक अध्ययनकर्ता इसकी एक लिस्ट डेवलप कर सकता है और इस लिस्ट के आधार पर वह अपने चरों को नियंत्रित कर सकता है, सूची बना सकता है और उनका नियंत्रण कर सकता है। आगे के इसमें हम आपको इसका नियंत्रण के बारे में, इसकी विधियों के बारे में बताएंगे।